बाला साहेब ठाकरे का रुतबा सरकारी महकमे के साथ साथ हर एक मुंबईकर के ऊपर था, जहां कोई भी व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बाला साहेब ठाकरे को जान से मारने की सुपारी भी दे दी। जिसने बाला साहेब ठाकरे की जान लेने की सुपारी ली, वो व्यक्ति भी अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गया था। समय रहते इस बात का पता पुलिस को चल गया। मुंबई पुलिस को जैसे ही ये इनपुट मिला, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिसने बाल ठाकरे को मारने की सुपारी ली थी वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ट्रेंड किलर था। आपको याद होगा साल 1993 के बाद मुंबई में कम्युनल राइट्स हुए और इसी दौरान ये इंसिडेंट हालात को और भी भयानक कर सकता था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा था। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश में उसका नाम आता है और उसके काम को अबू सलेम मुंबई में रहकर बखूबी संभाल रहा था। जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तब अबू सलेम दंगों की आग में घी डालने का काम कर रहा था। 150 की संख्या में खतरनाक हथियार अवैध रूप से उन लोगों तक पहुंच चुके थे जिनके मंसूबे इंसानियत के दामन को तार तार करने के इरादे रखते थे। बात केवल कम्युनल राइट्स की ही नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग्स भी आपस में गैंग वॉर कर रहे थे, जिसके चलते मुंबई का माहौल खराब था। इसी दौरान मुंबई में 4 बड़े लोगों की किलिंग ने सनसनी मचा दी, जिसमें बड़ा व्यवसायी प्रदीप जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी, चैम्बूर का फेमस बिल्डर कुकरेजा के साथ एक और बड़ा नाम इन हादसों का शिकार होकर दुनिया को छोड़ गया। अबू सलेम का एक ही मकसद था, जो भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते में आएगा और उसकी बात नहीं मानेगा उसे रास्ते से हटा देंगे। मुंबई पुलिस भी अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को स्पेशल ड्यूटी पर लगाई हुई थी और अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में जुटी हुई थी। अंडरवर्ल्ड के दोस्त और शूटर सलीम हड्डी और राजेश इग्वे उस समय बड़ी बेरहमी से अपने खूनी इरादों को अंजाम दे रहे थे। उस समय मुंबई पुलिस के दिमाग में टेंशन का लेवल बहुत हाई था, लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। जो खबर पुलिस को मिली उसने तो पुलिस के होश ही उड़ा दिए। इस खबर के मुताबिक उस समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को उनके ही ऑफिस में घुसकर मारने का प्लान था और जो व्यक्ति इस काम को अंजाम देने वाला था वो अपने मिशन पर निकल चुका था। एक तो मुंबई पुलिस के पास समय बहुत कम था और दूसरा जो व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे को मारने के मिशन पर निकला था उसका नाम सुनकर मुंबई पुलिस के हाथ फूल गए। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शूटर का नाम सुनते ही पुलिस महकमा बाला साहेब ठाकरे की सुरक्षा में तैनात हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट केवल इसी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट हो गए कि मुंबई पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने सिक्योरिटी पर्सन तैनात कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बाला साहेब ठाकरे को मारने का जिम्मा लिया उसका नाम था राजेश इग्वे। राजेश इग्वे मुंबई पुलिस का ही एक ट्रेंड कमांडो था, लेकिन इस समय वो डी कंपनी के इशारों पर काम कर रहा था। डेफिनेटली आपके दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट से सैलरी लेने वाला पुलिस का कमांडो दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठकर क्या कर रहा है। ये वो समय था जब मुंबई के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया। एक से बढ़कर एक अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी पुलिस की गोली का शिकार होकर मौत की घाट उतारे जा रहे थे। अंडरवर्ल्ड के पलने और बढ़ने के साथ अपराधियों के हौसले बुलंद होने में पुलिस महकमे के लोगों का भी हाथ था। उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने ऐसे पुलिस वालों की लिस्ट तैयार करवाई जो पुलिस के पैरोल पर रहते हुए भी अंडरवर्ल्ड की ड्यूटी बजाने में लगे थे। जब लिस्ट बनाकर तैयार हुई तो उनमें कुल 18 नाम थे और इन 18 नामों में से एक नाम था पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेंड कमांडो राजेश इग्वे का। पुलिस कमिश्नर ने लिस्ट सामने आते ही इन तमाम पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त किया। डिपार्टमेंट का कचरा तो साफ हो गया, लेकिन राजेश इग्वे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम वो चोरी छुपे करता था अब उस काम को वो खुलकर करने लगा। लेकिन दूसरे क्रिमिनल्स की तरह राजेश इग्वे भी कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो तो अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था। बड़ी मेहनत करके उसने मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा। इसी दौरान उसने मुंबई पुलिस में कमांडो ट्रेनिंग भी ली। मुंबई पुलिस में काम करते हुए जब उसे कुछ वक्त हो गया तो इसके बाद उसे शराब पीने की लत लग गई। क्रिमिनल वर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों के वो संपर्क में आया और वो लोग उसे शराब पिलाने लगा। वो अपने पैसे से उसे शराब पिलाते, बदले में इग्वे भी अपने रुतबे की बदौलत उनका कुछ काम कर देता था।
आगे चलकर उसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से हो गए। अब राजेश इग्वे का व्यवहार भी बदल गया। उस समय दाऊद गैंग, छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक जैसी गैंग सक्रिय थी। वो इन तमाम गैंग के संपर्क में था और या तो उनके लिए काम करता था या फिर उनके लिए काम को इग्नोर कर दिया करता था। जिस थाने में वो अपॉइंटेड था वहां उसका झगड़ा बढ़ने लगा। सीनियर अफसर से वो हर रोज ही उलझने लगा। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर की टारगेट लिस्ट में राजेश इग्वे का भी नाम आ गया और इसे भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद ये सीधा डी कंपनी से जुड़ गया और उसे ज्वाइन कर लिया। बम धमाके के दौरान अबू सलेम दाऊद की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से मुंबई में अपराध को अंजाम दे रहा था। वहीं दाऊद इब्राहिम का एक खास शूटर सलीम हड्डी भी मुंबई में सक्रिय था और इसके साथ राजेश इग्वे भी मिल गया। फिर दोनों ने मुंबई में कई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स को अंजाम दिया, जिनमें व्यापारी प्रदीप जैन, चैम्बूर का बिल्डर कुकरेजा और बॉलीवुड प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी भी शामिल थे। दरअसल जावेद सिद्दीकी ने पाकिस्तान के एक्ट्रेस अनीता अयूब को अपनी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अनीता अयूब का चक्कर उस समय दाऊद इब्राहिम से चल रहा था। दाऊद इब्राहिम चाहता था कि जावेद सिद्दीकी अनीता अयूब को अपनी फिल्म में काम दे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में उसे दाऊद इब्राहिम ने अपने शूटर भेजकर टपका दिया। साल 1995 तक राजेश इग्वे मुंबई अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन गया। मुंबई पुलिस के लिए राजेश इसलिए भी चुनौती बना हुआ था क्योंकि वो पुलिस के काम करने के तरीके को अच्छी तरह से जानता था। वो खुद एक पुलिस वाला था। वो जानता था कि पुलिस जब किसी क्रिमिनल को पकड़ने लगती है तो किस तरह के पैंतरे आजमाती है। अपराध को करने के बाद पुलिस की इंक्वायरी से बचने के लिए किस तरीके से सबूत मिटाना चाहिए, इन तमाम बातों को वो केवल जानता ही नहीं था, बल्कि इनका इस्तेमाल अपनी क्रिमिनल मेंटालिटी में आए टारगेट क्राइम को पूरा करने के लिए भी करता था। 1993 के बम धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड बेसिकली दो तरीके के गैंग में बट गया। अब हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन के बीच दीवार खड़ी हो गई। इन दोनों की लड़ाई में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। इन गैंग के आका अपने पंटरों को लोगों को मारने का आदेश देते और उनके पंटर लोगों को दुनिया से उठा देते। इसी कड़ी में अबू सलेम के पास बाल ठाकरे को मारने का काम आया। उसने ये काम राजेश इग्वे को दिया क्योंकि वो हिंदू था, पुलिस वाला था। वो आसानी से बाल ठाकरे के नजदीक जा सकता था। बाल ठाकरे उस समय एक ऐसे नेता थे जिनके पास पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। उनके पास पहुंचकर कोई हरकत करने से पहले ही जान जाने का खतरा था, पर राजेश इग्वे मरने से नहीं डरता था। बाल ठाकरे को मारने का काम मिलने के बाद राजेश इग्वे ने उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट भी ले ली। अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग 7 नवंबर साल 1995 को राजेश इग्वे बाला साहेब ठाकरे के ऑफिस में उनसे मिलने के बहाने उन्हें ठिकाने मारने वाला था। लेकिन इसी दिन मुंबई पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि बाला साहेब ठाकरे पर उनके ही ऑफिस में हमला होने वाला है। मुंबई पुलिस ने अपने पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी एक्टिव मोड में आ गए। राजेश अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छुपा रहता था। वो अपने काम को पूरा करने के लिए जैसे ही पुलिस कॉलोनी से निकला, पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। उस समय पुलिस अधिकारी कादर खान को देखकर उसे भगाने की कोशिश की तो कादर खान ने उसे वार्निंग देते हुए रुकने को कहा, लेकिन राजेश इग्वे कादर खान की तरफ मुड़ा और अपनी गन निकाल ली। लेकिन इसके पहले कि उसकी बंदूक से गोलियां निकलती, कादर खान की गोलियों ने राजेश इग्वे के शरीर को छलनी कर दिया और वो वहीं मारा गया। इस प्रकार शिवसेना सुप्रीमो बाला ठाकरे की जान बच गई। क्या आपको लगता है अगर वो बाल ठाकरे के ऑफिस पहुंच जाता तो क्या अपना काम पूरा कर पाता? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।